नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने लागू की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। वर्ष भर में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कबड्डी प्रतियोगिता में राजनांदगांव महिला टीम ने मारी बाजी। और किसानों ने घेरा एसडीएम कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की एक बड़ी योजना लाई गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे ने शहर के स्थानीय जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर पीएम एसपीएससी स्कीम को बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तन के साथ अनुमोदित किया है, जिससे छात्र अपने उच्चतर शिक्षा को पूरा कर सकेंगे। इसके लिए 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 59,000 करोड़ से अधिक की राशि निवेश के लिए अनुमोदित किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मुहैया कराई है। सांसद संतोष पांडे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि इस स्कीम से अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम में नामित करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह स्कीम सुखद सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से किया जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है और जो 10वीं के बाद जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अपनी अर्थाभाव के कारण नहीं पढ़ पाते थे, अब उन्हें छात्रवृत्ति डायरेक्ट डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खाते में आएगी और जो 1100 करोड़ था उसको हमारी सरकार ने बढ़ा करके 6,000 करोड़, यानी ऐतिहासिक ये जंप है। एक बहुत बड़ी राशि उनके लिए सरकार प्रदान कर रही है। 60% राशि केंद्र सरकार करेगी वहन और 40% की राशि प्रदेश सरकार करेगी। इस प्रकार से मिल करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये केवल नारा न हो करके ये आंकड़े बताते हैं, सरकार के हर निर्णय बताते हैं कि वास्तव में हर क्षेत्र में जो संवेदना होनी चाहिए इस सरकार की। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि हाल ही में पारित केंद्रीय कृषि बिल किसानों के हित में है, लेकिन कुछ किसान विरोधी लोग भ्रामक प्रचार में लगे हुए हैं। केंद्रीय कृषि बिल वास्तव में किसानों के हित में है और किसान भी समझ रहे हैं। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में जो सड़कों पर दिल्ली पे दिख रहे हैं, ये मुश्किल से 1% है इस देश की। और आज वो ये बता रहे हैं कि पूरे किसान सड़क पर हैं, ये एकदम मिथ्या है। वास्तव में जो हैं वो किस प्रकार के लोग हैं? कोई खालिस्तानी समर्थक है, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो सब प्रकार के ऐसे गिरोह के लोग हैं जो तथाकथित लोगों को छुड़ाने के लिए तख्ती लेकर के निकले हैं। असली किसान तो गेहूं बो रहा है, असली किसान तो सोसाइटी के अंदर है। पूरा देश जानता है कि वो किसान है या किसानों के वेश में पगड़ी पहन करके दूसरे लोग हैं। कृषि बिल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में सांसद संतोष पांडे ने कहा
कि राज्य सरकार को धान खरीदी में और ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि धान खरीदी शुरू होते ही किसान बारदाने की कमी से जूझते रहे हैं और अपनी उपज धान बेच नहीं पा रहे हैं। इसी तरह केंद्रों से धान का उठाव न होने से कई केंद्र बंद होने के कगार में हैं, वहीं कुछ केंद्र बंद हो गए हैं। यहाँ लगभग 138 धान खरीदी केंद्र में 1 दर्जन तो बंद हो चुके। आज मुढ़ी पार में स्ट्राइक हो रहा है और पूरे किसान जो है खेतों को छोड़ करके, सोसाइटी को छोड़ करके सड़क पे आ गए हैं। स्थिति बेकाबू है, स्थिति जल्द से जल्द संभालनी चाहिए और किसानों के नाम से वोट लेकर के सरकार आई है, किसानों के हित में इनको काम करना चाहिए, ठोस निर्णय लेना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 1 वर्ष में किए गए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। वर्ष भर में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी देने राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर टीके वर्मा ने शासन की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरुआबाड़ी गोधन न्याय योजना सहित विभिन्न योजनाओं के वर्ष भर के क्रियान्वयन और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अभी तक जो इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन और भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका जो क्रियान्वयन अभी तक किए हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई। विशेषकर जैसे रोजगार गारंटी स्कीम है, 1 करोड़ 50 लाख मानव दिवस अर्जित होना था, उसमें 1 करोड़ 10 लाख मानव दिवस अर्जित हो गया है और उसमें भी भुगतान करीब 97% टाइमली हो रहा है। इसी प्रकार ज़िले में जो गौठानों में हैं 366 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है और अभी तक ज़िले में 7 करोड़ से अधिक की गोबर हम लोग खरीद चुके हैं और लगभग 2000 क्विंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हो चुका है और इस साल 486 चबूतरा बनाए हैं नरेगा से, जिसमें धान खरीदी की जा रही है। इसी प्रकार NRLM के तहत महिला समूहों का गठन किया गया है, उनको भी हम लोग बैंक लिंकेज करते हैं जो लगभग 71% उसमें उपलब्धि मिल गई है। विशेषकर जो धान खरीदी इस साल राजनांदगांव जिले में 1,96,000 से अधिक कृषकों ने पंजीयन कराया है और 2 जनवरी तक 1,13,000 से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। उसमें से करीब 94,000 से अधिक किसान 5 एकड़ से कम वाले हैं जो एक बार में ही अपना धान बेच रहे हैं। तो कहा जाए कि 94,000 से अधिक किसानों ने अपना पूरा धान बेच चुका है और 30 दिसंबर तक जो धान बेचे हैं उसकी राशि का भुगतान भी संबंधित के खाते में हो गया है। बीच में बारदाने की थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी राइस मिलर्स के द्वारा और नए 1000 गठान महासमुंद से हमको मिला है और प्लास्टिक के बारदाने भी लगातार आ रहे हैं, तो उसके खरीदी की जा रही है। और जैसा कि सबको मालूम है, कल भारत सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल FCI के माध्यम से खरीदने का आदेश जारी किया है, तो उससे ही निश्चित है अब हमारा उसना मिल चालू हो जाएगा, तो मिलर के द्वारा भी बारदाने दी जाएगी और धान का उठाव तेज़ी से होगा। पिछले साल 31 दिसंबर तक लगभग 22 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जो इस साल हम लोगों ने 44,23,000 क्विंटल धान की खरीदी किए हैं, जो पिछले साल से लगभग दोगुना है। कलेक्टर ने जिले में कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों व जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर भी अवगत कराया। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर टीके वर्मा ने धान खरीदी, परिवहन व बारदाने को लेकर भी जानकारी दी। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बारदाने की कमी और धान का उठाव नहीं होने के चलते राजनांदगांव जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद हो गई है, जिसका विरोध करते हुए किसान SDM कार्यालय में ताला लगाने पहुंचे। धान खरीदी की अव्यवस्थाओं को लेकर जिला किसान संघ ने कई केंद्रों में बारदाने की कमी और धान का उठाव नहीं होने के चलते धान खरीदी बंद होने के मामले को लेकर चेतावनी देते हुए
3 दिन के भीतर व्यवस्था सुधारने की मांग शासन प्रशासन से की थी। वहीं 3 दिवस के भीतर व्यवस्था नहीं सुधरने पर एसडीएम कार्यालय में ताला लगाने की बात कही थी। 3 दिन बीत जाने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो जिले के एसडीएम कार्यालय में किसान संगठन के द्वारा ताला जड़ने प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव जिला संघ ने हाथों में ताला लेकर एसडीएम कार्यालय की ओर कूच की और एसडीएम कार्यालय पर ताला जड़ने की बात कही। इस दौरान पुलिस ने किसानों को रोका। किसानों का कहना है कि धान खरीदी की व्यवस्था चरमरा गई है, खरीदी बंद है और जिन केंद्रों में खरीदी चल रही है वहां किसान के बोरों में ही धान की तौलाई हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं एसडीएम ने जल्द ही समस्याओं का समाधान किए जाने की बात कही है। धान खरीदी की व्यवस्था पूरे ज़िले में चरमरा गई है। कई केंद्रों में खरीदी बंद थी, आज चालू भी हुई है। तो जहां भी खरीदी चल रही है किसानों के बारदाने में हो रही है। मूल रूप से यहां पर बारदानों की कमी और दूसरे उठाव की कमी के कारण अव्यवस्था है। तो किसान परेशान हो रहे हैं। भाई किसान बारदाना कहां से लाएगा? ऊपर से बारदाना की कीमत आज 25 से 30 रुपये है, 15 रुपये देने की बात हो रही है उसको। और बारदाना उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी किसान की नहीं है। उनकी क्या बोलते हैं लापरवाही, उनके कुप्रबंधन के कारण किसान को तकलीफ झेलना पड़ रहा है। इसलिए जिला किसान संघ ने आह्वान किया कि आज हम जिले के जितने भी एसडीएम कार्यालय हैं वहां पर ताला जड़ने की कार्यवाही करेंगे विरोध स्वरूप। और इसके लिए 3 दिन पहले हम जिला प्रशासन को कलेक्टर के नाम ज्ञापन में आगाह कर चुके थे कि 3 दिन में आप व्यवस्था सुधारिए। तो उस व्यवस्था के सुधरने के नाम पे सिर्फ इतना है कि ठीक है आनन फानन में उठाव करके खरीदी चालू की गई, लेकिन अभी भी बारदाना क्या बोलते हैं पर्याप्त मात्रा में केंद्रों में नहीं पहुंचाया गया है। तो अभी हमने इनको चेतावनी देते हुए कहा है कि 3 दिन के अंदर आप व्यवस्था सुचारू कीजिए, अन्यथा फिर आंदोलन बड़ा होगा। अभी सिर्फ हम प्रतिनिधि आए थे यहाँ पर, अगली बार सीधा पूरा जिला कार्यालय हम ताला लगाएंगे। धान खरीदी को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं। ये जैसे कि किसान खुद अपना बारदाना लेकर के आ रहा है, क्योंकि बारदाना उनको मार्केट में ज़्यादा रेट में है, जो निर्धारित है उससे ज़्यादा है। तभी साथ ही ये कहा जाए कि शासन अपने बारदाने पर ही धान खरीदी करे। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर और शासन द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही इन समस्याओं का निराकरण भी कर लिया जाएगा और कंटिन्यू करते भी जा रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। जिला किसान संघ ने अपने प्रदर्शन के दौरान कहा कि किसान 25-30 रुपए की दर से बारदाने लेकर धान खरीदी केंद्र में अपनी उपज को बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं किसान को इसके बदले बारदाने का भाव 15 रुपए ही मिलेंगे। ऐसे में किसान को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला किसान संघ ने एक बार फिर धान खरीदी की व्यवस्था सुधारने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 3 दिवस के भीतर व्यवस्था नहीं सुधरने पर जिला कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। सरयू पारीन ब्राह्मण समाज के द्वारा कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर नगर की प्रथम नागरिक महापौर हेमा देशमुख भी उपस्थित रही। सरयू पारीन ब्राह्मण समाज राजनांदगांव द्वारा नव वर्ष में कैलेंडर का विमोचन किया गया। विमोचन के अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारीगण सहित महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई। इस दौरान सरयू पारीन ब्राह्मण समाज की गौरी शंकर शर्मा ने कहा कि इस कैलेंडर में मुहूर्त तिथि सहित काफ़ी जानकारी मिलेगी। कैलेंडर का विमोचन किया गया क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के द्वारा ही पूरे कालचक्र और समय का निर्धारण होता है। पंचांग देख करके लोग जो है तिथि काल गणना बताते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक लघु प्रयास किया गया कि कैलेंडर दिया जाए कि साल में लोग जो है तिथिवार को देख करके अपना समय सारणी तय कर सकें। इसलिए सरयू पारीन ब्राह्मण समाज के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया कि कैलेंडर जो है उसको प्रकाशित किया गया। कैलेंडर में तिथि के अलावा मुहूर्त, राशि, ग्रहों के योग सहित धार्मिक व रोचक जानकारियां समाज के द्वारा कैलेंडर में प्रकाशित की गई है। आज की पीढ़ी के लिए सरयू पारीन ब्राह्मण समाज का कैलेंडर बहुउपयोगी साबित होगा। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। लखोली क्षेत्र में स्थित भूमि के सीमांकन को लेकर 2 दिनों तक गहमागहमी रही और अंततः सीमांकन के लिए पहुंची टीम दूसरे दिन बिना सीमांकन के ही लौट गई।
लखोली क्षेत्र के सन सिटी से लगी जमीन के सीमांकन को लेकर भूस्वामी बैसाखीन बाई के द्वारा आवेदन किया गया था। बैसाखीन बाई की ओर से आम मुख्तियार प्राप्त परवेज खान सीमांकन में मौजूद रहे। वहीं आसपास की जमीन के स्वामियों को भी सीमांकन के दौरान बुलाया गया था। शनिवार को सीमांकन के लिए पहुंची टीम ने देर शाम तक कार्य किया और दूसरे दिन रविवार को फिर सीमांकन किए जाने की बात कही। रविवार की दोपहर सीमांकन के लिए पहुंची 7 सदस्यीय टीम ने सहयोग नहीं मिलने की वजह से सीमांकन नहीं कर पाने का पंचनामा पढ़कर सुनाया। आवेदिका की ओर से सीमांकन के लिए पहुंचे परवेज अहमद ने कहा कि बैसाखीन बाई की ज़मीन का वर्ष 2016 में सीमांकन हुआ था और सीमांकन में कहा गया था कि आपकी 2 एकड़ 76 डिसमिल ज़मीन पूरी है, लेकिन आज 6 डोली को नापने पर 24 डिसमिल ज़मीन कम हो रही है। इस वजह से दोबारा सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। परवेज अहमद ने सीमांकन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सीमांकन के लिए पहुंची टीम के द्वारा दक्षिण दिशा में मेड़ को आधार बनाकर नाप किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर दिशा में मेड़ को पॉइंट नहीं बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। यह जो ज़मीन है वो बैसाखीन बाई की ज़मीन है, जिसे मैं आम मुख्तियार की तरफ से खड़े हुआ हूँ नापजोक में, और लगभग 2016 में इस ज़मीन की नाप हुई थी, जिसके सीमांकन रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी 2 एकड़ 76 डिसमिल ज़मीन पूरी है, जो कि आज 6 डोली को नापा जाता है तो मौके में आज 24 डिसमिल कम है। उसको पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, इसलिए उसको नाप का अंदाज़ा नहीं था। आज पूर्णतः फिर से ऑर्डर होने के बाद सब सीमांकन कराया जा रहा है, तो आरआई लोगों को बताया गया है कि भाई अगर आप नक्शे के हिसाब से नाप करते हैं तो नक्शे में नियम ये है कि या तो नाला को पॉइंट मानते हैं या तो खेत का मेड़ को पॉइंट मानते हैं, जो कि ये एक तरफ से मेड़ को नाप रहे हैं और दूसरी ओर से कॉलोनी के बॉर्डर को पॉइंट मान के नाप रहे हैं। मेरे द्वारा बोला गया कि भाई खेत का जो मेड़ है पीछे तरफ जिंदा है उससे नाप लेके आइए आप लोग, तो इनका कहना ये है कि हम मेड़ को पॉइंट हम अपने हिसाब से नाप करेंगे, करना है तो करिए, नहीं तो हम नहीं कर सकते। मतलब इनके नापे में आपको संशय है? हाँ, वो पूरे तरीके से कल से देखा जा रहा है कि जो नाप हो रहा है ये अपने हिसाब से नाप कर रहे हैं, कोई पॉइंट कोई मेड़ को नहीं पकड़ रहे हैं, वो अलग सीधा समझ में आ रहा है। उत्तर दिशा के भूस्वामी मनीष पटेल भी सीमांकन के दौरान मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सीमांकन हुआ था और पोल भी गड़ाया गया था, लेकिन इसके बाद बैसाखीन बाई की ज़मीन से पोल हटा दिया गया और फिर दोबारा सीमांकन किया जाना समझ से परे है। सीमांकन के नोटिस पर पहुंचे विनोद बोहरा ने कहा कि कोई अपनी ज़मीन की सीमांकन कराना चाहता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे माजरा तो ये समझ में आ रहा है कि 2017 में इनका सीमांकन हुआ है। रोड से करीब 40-50 फीट दूर में इनके खुद के पोल गड़े थे और फिर ये पोल उखड़ गए और फिर खुद से बैसाखीन भाई ने फिर से खुद ये सीमांकन का आवेदन किए है। तो ये माजरा उन्हीं की समझ में आएगा कि है क्या एक्चुअली। और आज कल से पटवारी और आरआई की पूरी टीम मेहनत करके एक पॉइंट ये पीछे में डिसाइड की है, उस पॉइंट को नहीं मान रहे हैं। और आज दूसरी तरफ से नाप के आए तो भी उस पॉइंट पे आ रहे थे, फिर भी उस पॉइंट को नहीं मान रहे हैं। और इसको अगर उनको मंजूर नहीं है मेजर नाप जो, तो इसके आगे मुझे नहीं लगता कि और कुछ इनका इलाज है। फिर बोहरा जी को आपने रोड दिया है अनुबंध के हिसाब से, बोहरा जी रोड के इस पार पे आपकी जमीन ऐसा है क्या? हाँ, रोड के इस पार मेरी 40-50 फीट ज़मीन है, जो पहले इनके सीमांकन के बाद भी मेरी ज़मीन वो थी। और वो सिन्हा जी खुद जानते हैं, हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं। मेरी ज़मीन मेरे लेने से पहले से इनकी ज़मीन है सिन्हा जी की, जहाँ नापी हो रही है अभी। हाँ, और वो उनकी ज़मीन पहले से वो हमेशा आते जाते रहते हैं, उनको पहले से ही मालूम है कि उनकी ज़मीन कहाँ तक है। और 3 साल पहले सीमांकन कराया तब भी उनको मालूम है उनकी ज़मीन कहाँ तक है। बस ये विवाद अभी चालू हुआ है और ये क्यों हुआ है वो वही जाने। अब कल दिनांक से सीमांकन लोग कल राज्य में उपस्थित रहे यहाँ पर, चूँकि ज़मीन वाकई काफ़ी उबड़ खाबड़ है, लेकिन इस ज़मीन का पूर्व में 3 साल पहले और सीमांकन हो चुका है। 2 साल तक इस सीमांकन भूमि पे किसी प्रकार की किसी ने आपत्ति नहीं की, नियमानुसार सीमांकन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई अपनी ज़मीन की बाउंड्री तय करना चाहता है, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी यहाँ पर उपस्थित थे, हमने पूरा कोऑपरेट किया, हम चाहते थे सीमांकन हो। हम अभी भी खड़े, कल सुबह से लेके अभी तक यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सीमांकन कार्रवाई नहीं हो पाई जैसे हमें खेल है। आप लोग के द्वारा कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपकी जो कॉलोनी से रोड निकल आती है वो स्वयं की रोड थी कि किसी से ली गई? नहीं, ये लिम्बानी जी से मेरे पास अनुबंध पत्र है, मेरी ज़मीन और खुद के नाम पे रजिस्ट्री भी है मेरे रोड की। जब भी प्रशासन चाहे मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। तो आपके हिसाब से ज़मीन की नाप आज सही हो रही थी? नहीं, ज़मीन का तो नाप ही कहाँ करने दिया, वो तो हर नाप पे आपत्ति करते थे, तो नाप हो नहीं पाया। मैंने उनसे व्यक्तिगत निवेदन भी किया था कि हम एक बार नाप कंप्लीट हो जाने दें, फिर हम बैठ के बात कर लें, लेकिन उनकी संतुष्टि करना किसी मेरे हाथ में तो था नहीं कि मैं उनको संतुष्ट करा सकूं। तो नाप होने ही नहीं दिया गया, तो मैं कैसे बताऊं कि
वो संतुष्ट है कि नहीं है। एक तरफ मेड़ को आधार बनाकर नाप किया जाना और दूसरी तरफ कॉलोनी को आधार बनाकर नापने के मामले को लेकर राजस्व निरीक्षक राम मोहन सोनी का कहना है कि सीमांकन हम नक्शे के अनुसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ का मेड़ नहीं मिल रहा है। सीमांकन कार्य बंद करने को लेकर उन्होंने कहा कि सीमांकन में हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, इस वजह से पंचनामा बनाकर आज सीमांकन बंद कर दिया गया। वहीं आगे जैसा आदेश मिलेगा उस पर काम किया जाएगा। सीमांकन में हमें जो सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है इनके द्वारा, हम जैसे नक्शा के अनुसार मौका को नाप रहे हैं, उसमें ये बताया जाता है कि टेप में नापो, जरीब में मत नापो। जरीब हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा निवेदन ये था कि हमको पहले अपने नक्शा के अनुसार में, रिकॉर्ड के अनुसार में इस भूमि को नाप के हम चूना से चिन्हांकित करेंगे, तब आप लोग जो आपत्ति करना हो या जो तकलीफ हो वो बताए, उसका हल किया जाएगा। नियम क्या बोलता है? नाप नियम ये बोलता है, नियम की बात क्या है, धारा 129 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी जमीन का सीमांकन नक्शा बटांकन पश्चात ही सीमांकन किया जाना उचित होगा, जबकि इस आवेदन में, इस आवेदित भूमि में बटांकन नहीं हुआ है। नियम तो ये भी बोलता है कि यदि कोई नपवाने वाला संतुष्ट नहीं है, एक और आपने खेत का मेड़ लिया, दूसरी ओर जिंदा है बता रहे हैं, तो क्यों नहीं नाप रहे आप? कारण क्या है? इसके संतुष्टि वाली बात आपने कहा, संतुष्ट करना हमारा काम नहीं है, संतुष्ट हम किसी को नहीं कर सकते। हमारा काम ये है कि जो नियम है उसके विपरीत हम नहीं जा सकते। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि एक तरफ आप मेड़ को लिए हो तो दूसरी तरफ मेड़ को क्यों नहीं ले रहे? वो मेड़ हमें नहीं मिल रहा है, होगा ना नहीं होगा, उस मेड़ को नहीं मिल रहा है। और बार बार दूसरा दिन है आज, हम उसमें मेहनत कर रहे हैं, हम लगातार, हम उसको कामयाबी मिले तब हम इस आधार पर नापते और तब हम फिर कहीं कहीं हम जाके इस वास्तविक सीमा में, वास्तविक चिन्ह में मिलता है। ये हमारा प्रयास रहा है 2 दिन में। कॉलोनी को आधार मान के नाप? नहीं, कॉलोनी का आधार नहीं, कॉलोनी का आधार नहीं माने हैं। जो हम मेड़ मिला हमको, जिसके अनुसार से हमने और नाप किया है सीमांकन में, उसके आधार पे हमने नाप किया है। मेड़ नहीं मिला है? हाँ, जहाँ जब प्रयास किए हम लोग, जहाँ नाप किए हम, पूर्व में और सीमांकन हुआ है, उस मेड़ को मान के हमने नाप किया है। उसमें जो ये 394 का बिंदु मिलता है वो सही मिलता है। बैसाखीन बाई के मुख्तियार परवेज अहमद ने कम हो रही 24 डिसमिल जमीन का सही नाप चाह रहे हैं और वे नियमों के आधार पर ही मेड़ से जमीन का सीमांकन करने का आग्रह भी कर रहे हैं। वहीं आसपास की जमीन मालिकों को इस नाप से कोई आपत्ति भी नहीं है। इसके बावजूद 2 दिनों तक गहमा गहमी रही और रविवार को भी राजस्व का अमला जमीन का सीमांकन नहीं कर पाया। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शतरंज प्रतियोगिता। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी, आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल स्कूल में संडे चेस चैलेंजर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों ने शह और मात का खेल खेलकर अपनी खेल का जौहर दिखाया। ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में खेल प्रतियोगिताएं ठप पड़ी हैं, ऐसे में शतरंज एक ऐसा खेल है जो टेक्नोलॉजी की बदौलत आयोजित हो रही है। राजनांदगांव शहर के शासकीय सर्वेश्वर दास म्युनिसिपल हाई स्कूल के छात्र युवा मंच के तत्वावधान में विगत दिनों संडे चेस चैलेंजर्स प्रतियोगिता खेली गई।
शहमाद के इस खेल प्रतियोगिता में 20 टीमों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल का जौहर दिखाए। प्रतियोगिता में जहां इंटरनेशनल चेस प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व कर चुके 7 से 8 खिलाड़ी शामिल हुए, वहीं कुछ खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता खेल चुके हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा को निखारा। शतरंज खेल के कोच रविकांत बख्शी ने बताया कि बच्चों में शतरंज खेल के प्रति रुझान पैदा करने के साथ ही उनके मानसिक विकास को विकसित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संडे चेस चैलेंजर्स प्रतियोगिता है जो पिछले 1 साल से छात्र एवं मंच करवा रही है। इसका मकसद है बच्चों में शतरंज के प्रति रुझान बढ़ाना और उनका मानसिक विकास करना। क्योंकि यहाँ बच्चे प्रोफेशनल हैं और टोटल इस टूर्नामेंट में 20 प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से 7-8 इंटरनेशनल रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी हैं, कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं। तो ये क्या है, छात्र एवं मंच जो है उनको एक प्लेटफॉर्म देती है जिससे वो अपना प्रैक्टिस कर सके। कल ही अगर नेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं तो इनके लिए कोई नई बात नहीं होगी कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। बिल्कुल ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट जैसे होते हैं उसी फॉर्मेट में कराती है छात्र एवं मंच इसको। और बच्चों का रुझान भी काफ़ी अच्छा है, जो प्रोफेशनल बच्चे में बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। और चूँकि 1 साल से कोरोना की वजह से ये प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, तो अभी हमने नागेश भैया से बात किया और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट करते हैं। और फिर ये टूर्नामेंट जनवरी के फर्स्ट वीक में हम इसको आयोजित किए और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो खेल चुके हैं ऐसे भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। संडे चेस चैलेंजर प्रतियोगिता इंटरनेशनल नियम से खेले गए। इस प्रतियोगिता में एम्पायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खिलाड़ी अपने बुद्धि बल से खेल खेलते हैं। प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छात्र संगठन द्वारा लगातार स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग को लेकर सोमवार को छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट परिसर में पॉम्पलेट चस्पा भी किए। लगभग 10 माह से बंद पड़े स्कूल व कॉलेज को खोलने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सड़क पर ही बैठकर स्कूल कॉलेज खोलने की मांग की। इस दौरान छात्र छात्राएं सड़क पर ही अध्ययन करने लगे। छात्र छात्राओं ने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद है तो सड़क पर ही अध्ययन करना पड़ेगा। अपने प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने एक सादे कागज में शराब दुकान खोल सकते हैं तो फिर स्कूल कॉलेज क्यों नहीं लिखकर कलेक्ट्रेट परिसर में चस्पा कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का कहना है कि स्कूल कॉलेज के बंद होने से विद्यार्थी नशे व अन्य बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा को लेकर पूरी तरह उदासीन है। आज अगर वार्डों में जाकर देखें बच्चों की मानसिक स्थिति, तो लगातार अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे शराब का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक और शारीरिक जो पतन हो रहा है, इसके लिए पूरी जवाबदेही राज्य सरकार और जिला प्रशासन की है। कलेक्टर महोदय से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेजों को खोले। अगर भविष्य में जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं लेता तो हम पूरे युवा साथी उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे, जिसके लिए जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। छात्र छात्राओं ने कहा कि शिक्षा का मंदिर बंद होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। वहीं जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और कोरोना वैक्सीन भी आने की तैयारी में है तो फिर स्कूल कॉलेज को क्यों बंद रखा गया है, जबकि अन्य भीड़ वाले संस्थान खोल दिए गए हैं, तो फिर स्कूल कॉलेजों को क्यों बंद रखा गया है। छात्र छात्राओं ने स्कूल कॉलेज को जल्द खोलने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। ग्राममंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजनांदगांव जिला महिला कबड्डी टीम ने बाजी मारी और विजेता का खिताब जीता। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में अंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजनांदगांव जिला महिला कबड्डी टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया है, जिससे खिलाड़ियों सहित खेल प्रेमी जनता में हर्ष व्याप्त है और खिलाड़ियों ने कमला कॉलेज स्थित मैदान में कबड्डी का खेल खेलकर खुशियां मनाई। डोंगरगढ़ के ग्राम अंडी में 2 जनवरी से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों के 16 महिला टीमों ने हिस्सा लिया और अपने खेल का जौहर दिखाए। इसी तरह उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए राजनांदगांव जिला महिला कबड्डी टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया है। छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारत कबड्डी महासंघ के सदस्य अशोक चौधरी ने जिला महिला कबड्डी टीम को जीत की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि राजनांदगांव जिला महिला कबड्डी टीम के कुछ सदस्य छत्तीसगढ़ महिला कबड्डी टीम में शामिल हैं और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ महिला कबड्डी टीम का 5वां स्थान है।
उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिला महिला कबड्डी टीम अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए लगातार जीत हासिल कर रही है। यहाँ पे कमला कॉलेज इंडोर स्टेडियम में लड़कियों को कबड्डी का प्रशिक्षण जो भी मेरे को समय मिलता है, जो भी रहता है उसमें मैं देता हूँ। और हमारे इस कबड्डी में, जिला कबड्डी में महिलाएं पिछले 10 साल से लगातार स्टेट चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया में, नेशनल में, और हमारे अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी जी, डीडी साहू जी, इनका सबका मार्गदर्शन मिलता है और सभी का सहयोग है। और हमारे यहाँ सुमन उर्वशा, छाया और राशि, इन सभी लोग इंडिया कैंप के खिलाड़ी हैं, इंडिया कैंप अटेंड किए हैं और अभी अच्छे प्रशिक्षण कर रहे हैं। और जहाँ भी हमारी टीम जाती है वहाँ फाइनल जीत के इन लोग आते हैं। और सब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ट्राइबल हैं, सभी वनांचल के रहने वाले हैं। टीम में शामिल एक खिलाड़ी ने अपने खेल का साझा करते हुए बताया कि वे राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं और इंडिया खेलों में भी प्रतिनिधित्व किया है। हम लोग कमला कॉलेज इंडोर में प्रैक्टिस करते हैं। पिछले माह कांकेर गए थे खेलने, वहाँ कांकेर की टीम को हराकर विजेता बने। इस माह डोंगरगढ़ अंडी में खेलने गए थे, वहाँ छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स क्लब भिलाई को हराकर विजेता बने। हमारे यहाँ ललित साहू सर जी आए थे ग्राउंड में प्रैक्टिस करने, तो यही इंडोर मतलब साई के लिए सिलेक्शन के लिए लाए थे, तो यही हुआ। और हमारे कोच डीडी साहू सर जी हैं जो हम लोग को कोचिंग देती हैं। भिलाई में 3 साल से बीएसपी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी। फिर यहाँ साई में सिलेक्शन होने के बाद मैं राजनांदगांव 2012 में आई। फिर यहाँ मुझे प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 2012 से आई हूँ, तो फिर 8-9 साल हो गया है। जब से मैं यहाँ पर आई, यहाँ की टीम बहुत अच्छी और हर समय स्टेट में और नेशनल में भी हम प्रयास करें। स्टेट में हमारी टीम प्रथम आती ही है। और लास्ट ईयर 2020 में हम खेलो यूनिवर्सिटी में हम ईस्ट जोन में हम स्वर्ण पदक प्राप्त किए और खेलो इंडिया में हम थर्ड पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बहरहाल जिला महिला कबड्डी टीम के विजेता बनने पश्चात राजनांदगांव आगमन पर भव्य स्वागत किया गया और खिलाड़ियों को जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।